आज़ादी की पूर्व संध्या पर आप सभी फेसबुक मित्रों के सामने मैं एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं और मेरे उपस्थित होने का कारण भी तभी जन्म लेता है जब कुछ ऐसा अप्रत्याशित सा नजर आ जाता है। ठीक अभी एक डिबेट देख रहा था न्यूज़ 18 पर। वहां शोएब जमई बैठे हुए थे। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा भी उस डिबेट पर उपस्थित थे। कट्टरता पर बेंगलुरु की इस घटना पर चर्चा चल रही थी जिसमें बड़ी खूबी से संघ को घेरने का काम किया जा रहा था। लेकिन एक बात जो साफ नजर आई, शोएब जमई के पीछे हमारा राष्ट्रीय ध्वज था। उस राष्ट्रीय ध्वज पर उर्दू से कुछ शब्द लिखे हुए थे। यह मेरी समझ से भी परे था क्योंकि उर्दू भाषा का ज्ञान मुझे है नहीं। शायद संबित पात्रा जी को भी उर्दू के उन शब्दों का ज्ञान नहीं रहा होगा। उन्होंने शोएब जमई से एक सवाल किया कि आप यह बताओ कि नेशनल फ्लैग पर उर्दू की भाषा से क्या लिखा हुआ है। अब शोएब जमई हो गए चुप। बोलते भी तो क्या बोलते, और नहीं बोलते हैं तो भी एक मजबूरी है। शोएब जमई को अंततः जवाब देना पड़ा और जो जवाब दिया वह हैट्रक करने योग्य है कि आप नेशनल फ्लैग पर एक धार्मिक त्योहार का, एक त्योहार विशेष की मुबारकबाद कैसे लिख सकते हैं। यह मेरी समझ से भारत के अंदर एक पहली घटना है। अभी तक मैंने ऐसी कोई घटना नहीं देखी है कि नेशनल फ्लैग पर एक धार्मिक त्योहार को लेकर के मुबारकबाद दी गई हो। एक तरफ जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की उस अवधारणा की तरफ बार बार संकेत करते हैं और कहते हैं सेकुलरिज्म खतरे पर पड़ गया है। बहुत सारे लोगों का सेकुलरिज्म हर वक्त खतरे पर पड़ा रहता है और ये उन लोगों का खतरे पर पड़ा है जो हमेशा से अपने आप को खतरे में महसूस करते रहे हैं। आज आप राष्ट्रीय ध्वज पर ईद मुबारक लिखते हैं, यह कैसी नीति संगत है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप एक राष्ट्रीय ध्वज पर ईद मुबारक लिख सकें? संभवतः मेरी समझ में, मेरे ज्ञान में संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि मैं राष्ट्रीय ध्वज पर दीपावली की शुभकामनाएं लिख सकूं, कि मैं राष्ट्रीय ध्वज पर दशहरे की शुभकामनाएं लिख सकूं या किसी भी हिंदू त्योहार की शुभकामनाओं को लिख सकूं। वैसे ही ठीक यही नियम शोएब जमई और शोएब जमई के धर्म पर भी लागू होता, क्योंकि संविधान से परे कुछ भी नहीं है। और जब आप संविधान की बात करते हैं, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो उस वक्त आपको यह एहसास तो होना चाहिए कि आप राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ऐसा कैसे लिख सकते हैं। और ये एक प्रकार की बहुत बड़ी हरकत है। इस हरकत के प्रति सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर एक धर्म विशेष के त्योहार पर मुबारकबाद क्यों दी गई। ये बड़ा सवाल है। आजादी की पूर्व संध्या पर शोएब जमई जैसे लोगों ने हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और पूरे भारत को शोएब जमई से पूछना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं, भारतीयता है आपके अंदर और आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो शोएब जमई से सभी को पूछना चाहिए कि एक नेशनल फ्लैग पर आपने अपने धर्म के त्योहार की मुबारकबाद किस कानून के तहत दी। ये सवाल है हमारा। क्योंकि जब हम आजादी की बात करते हैं और आजादी की पूर्व संध्या पर ही हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, तो बताएं कि हरकत हमें किस ओर ले जाएगी। जो बार बार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जा रही है, जो बार बार कहते हैं कि सेकुलरिज्म मेरा खतरे में पड़ गया है, वह लोग एक नेशनल फ्लैग पर धार्मिक त्योहार की मुबारकबाद कैसे और क्यों दे सकते हैं। इसको पूछता है भारत में प्रस्तुत होना चाहिए, इसको भारत के लोगों के द्वारा पूछा जाना चाहिए।
और आज़ादी को हमें वास्तव में महसूस किया जाना चाहिए। जे.आर. दीक्षित जी भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, दिनेश कुमार जी जुड़े हैं, शशिकांत प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, दिनेश कुमार रावल जी जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे साथी जुड़ते जा रहे हैं और आप सब मुझे सुनते हैं। इस बात के लिए आप सभी को बीच में ही मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ और शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे प्रोत्साहन भी मिलता है और हम एक अच्छे निष्कर्ष की ओर पहुँचते हैं कि शोएब जमई जैसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपने राष्ट्रीय ध्वज पर एक धर्म विशेष के त्यौहार की मुबारकबाद किन कारणों से लिखी है और संविधान के किन नियमों से लिखी है। और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि शोएब जमई ने जिस बैकग्राउंड का प्रयोग किया है और राष्ट्रीय ध्वज पर एक विशेष भाषा द्वारा एक विशेष धर्म के त्यौहार पर जो मुबारकबाद लिखी गई है, उस मुबारकबाद पर राष्ट्रीय ध्वज की अस्मिता को बचाने के लिए शोएब जमई को संविधान संगत कार्रवाई कर जवाब देना होगा भारत सरकार को। अगर आज कहीं ना कहीं हमने ढीला ढाली बरत दी, अगर आज कहीं ना कहीं लापरवाही बरत दी गई, तो यह प्रकार का बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्रीय ध्वज को खतरा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म विशेष की बातों को कर करके सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्र के अंदर कलह को उत्पन्न कर देना चाहते हैं, जिन्हें बेंगलुरु की घटना नजर नहीं आती है, जिन्हें दिल्ली का दंगा नजर नहीं आता है, जिन्हें हमेशा एक अपोजिट व्यक्ति दंगाई नजर आता है, जिन्हें ये तो नजर आ जाता है कि मंदिर को बचाने वाले लोग, मानव श्रृंखला को बचाने वाले लोग एक धर्म विशेष के हैं, लेकिन दंगाई के सवाल होने पर वह कह देते हैं कि हमारे बीच में कुछ दंगाई आ गए, उनका हमें पता नहीं है। वो दंगाई कहाँ से आ जाते हैं? उन दंगाइयों का कोई धर्म ही नहीं है, उन दंगाइयों को कौन खोज करके लाएगा? उन दंगाइयों का कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं बनता है। सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है। और चूंकि कल आज़ादी का दिन है, तो इस आज़ादी को हमें महसूस करना होगा कि आज़ादी आखिर होती क्या है। आखिरकार आज़ादी को हम किस प्रकार से महसूस करें। और ये महामारी के दौर में भारत की पहली ऐसी आज़ादी जहाँ संघर्ष सरकार के संकेतों पर चला है। एक मानसिक आज़ादी और अंग्रेजों से आज़ादी में बहुत बड़ा अंतर है। भारत के लोगों को ये लग गया है कि वो आज़ाद हो चुके हैं। जब हमें एक ऐसा महसूस हो जाता है एक बार कि हम आज़ाद हो चुके हैं, तो फिर हमारे अंदर से क्रांति का वो जो बीज होता है, वो क्रांति का वो बीज मर जाता है। जब वो क्रांति का बीज मर जाता है तो हम दोबारा कभी भी क्रांति नहीं कर पाते हैं, हम दोबारा कभी क्रांतिकारी बातें नहीं कर पाते हैं, हम दोबारा कभी समाज को जागृत नहीं कर पाते हैं, हम दोबारा कभी ओजस्वी विचारों को रख नहीं पाते हैं और समय के अनुकूल आज़ादी को हम परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी लेने का मतलब नहीं था। इस आज़ादी पर हमें कहीं ना कहीं चिंतन करना होगा कि एक प्रकार की मानसिक आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी और दलों के द्वारा फैलाए हुए संक्रमण से आज़ादी। चूंकि आपको एक वायरस का संक्रमण तो बखूबी पता चल चुका है कि एक ऐसा वायरस है जो मनुष्य को संक्रमित कर देता है, और महामारी के इस दौर में हम जी रहे हैं, तो हमें महसूस करना चाहिए कि भारत के युवाओं को किस प्रकार से संक्रमित कर दिया गया है। इस बहुदलीय प्रणाली में जो कुकुर मित्ते की तरह बहुत सारे दल उगाए हैं, उन बहुत सारे दल के नेता जो स्वयं को भारत का प्रधानमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश के मंत्री के रूप में हमेशा देखते रहते हैं, उन लोगों ने नेतृत्व को सही दिशा प्रदान नहीं की। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में नेतृत्व को एक सही दिशा मिल चुकी है? क्या आपको लगता है कि भारत का युवा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आज़ाद है? क्या आपके पास इन सवालों का जवाब है? इन सवालों का जवाब होना चाहिए। आप देखते हैं कि जातिवाद के संक्रमण से भी भारत का युवा ग्रसित है। आप देखते हैं कि भारत के युवाओं को इस प्रकार से मानसिक रूप से संक्रमित कर दिया गया है कि वह एक दलीय सोच तक बिल्कुल से सीमित हो चुके हैं, एक दलगत सोच के अंदर। जब हमारी सोच एक किसी दल विशेष के अंतर्गत सीमित हो जाती है, तो यह भी एक प्रकार की एक मानसिक गुलामी है, क्योंकि वहां समाज सुनने की उस दिशा में आ जाता है जहां वो निर्मूल साबित हो जाता है, जहां मानवता हमें नजर नहीं आती है, वहां हमारी दलगत सोच बस नजर आती है कि जब दल को लाभ होता है तब तो कोई मुद्दा है, और जब दल को लाभ नहीं होता है तो एक गरीब मर रहा हो, या देश का युवा मर रहा हो, या देश में बेरोजगारी हो, या देश के युवाओं को रोजगार न मिल पा रहा हो, या हमें अपने ही प्रशासन को घूस दे करके अपना काम कराना पड़ रहा हो। सोचने की बात है कि ये घूसखोरी, कमीशन खोरी किसी भी तरह से आज तक समाप्त नहीं हो सकी है। अगर ये घूसखोरी, कमीशन खोरी नहीं समाप्त हो चुकी है, तो अगर कोई एक नेता
टंके की चोट पर ये कहता है कि वह ईमानदार है, तो उसकी व्यक्तिगत ईमानदारी समाज के काम की नहीं है। वह अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी को, अपने व्यक्तित्व के झंडे को बुलंद करने के लिए कितना भी करता रहे, तो मैं समझ सकता हूं कि वह नेता ईमानदार होगा। बहुत सारे नेता हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी ईमानदारी को भुनाने के लिए लगातार प्रचारित करते हैं कि वह बड़े ईमानदार हैं, वह बड़ा ईमानदार नेता है। लेकिन आपकी ईमानदारी का क्या मतलब है अगर आपके ही शासन सत्ता के नीचे एक अफसर घूस लेता हो, अगर आप ही एक नेता के तौर पर एक व्यक्ति का काम कराने के लिए तब जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने घूस देने से इनकार कर दिया हो कि मैं घूस नहीं दूंगा, लेकिन वह व्यक्ति आपका करीबी था, तो आप पहुंच जाते हैं उस व्यक्ति का वह काम कराने के लिए। एक व्यक्ति का काम तो आपने मुफ्त में करा दिया, लेकिन सोचिए, चिंतन करिए कि समाज को उससे क्या लाभ हुआ। अगर आपने उस अफसर को डांटा होता, अगर आपने उस अफसर की ईमानदारी की घुट्टी पिलाई होती कि मेरे जैसे ईमानदार बन जाओ और जनता का काम ईमानदारी के साथ करो, कर्तव्य निष्ठा के साथ करो, तब तो आपकी ईमानदारी की बात थी। और नेतृत्व कोई व्यक्तिगत नहीं होता, नेतृत्व एक सामाजिक नेतृत्व होता है, प्रादेशिक नेतृत्व होता है, राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, और उसको आपके समाज के लिए आपको चुना जाता है। तो नेताओं से भी कहना है कि अगर आज़ादी को वास्तव में महसूस करना है तो आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में फैले हुए भ्रष्टाचार की कमर को तोड़ना होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना होगा, और ये बातें सिर्फ बातें ना रह जाएं। ये बातें सिर्फ बातें ना रह जाएं, हमेशा की तरह बातें ना रह जाएं। अभी राष्ट्रपति का संबोधन सुना, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी बड़ी बातें की, जैसे नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर के उन्होंने बात कही, चीन की विस्तारवादी नीति पर भी उन्होंने मारक शब्दों का प्रहार किया। तो ये सब कुछ तो हमेशा से लगातार अनवरत एक परंपरा की तरह होता चला आ रहा है। लेकिन उस परंपरा से हट करके जब गांव और गरीब की चिंता होगी, और वो वास्तव में जब चिंता होने लगेगी, जब गांव की गलियां साफ होंगी, गंदगी भारत छोड़ो का नारा तो हम दे सकते हैं, ये नारा देना उतना ही सरल है जितना पहले हमने एक नारा दिया कि स्वच्छ भारत अभियान। एक नारे के बाद दूसरा नारा आ जाएगा, रोजगार देने के बाद आत्मनिर्भर भारत की बात भी आ जाएगी। सहमत हैं हम, इन नारों से भी सहमत है, होना चाहिए ऐसा। लेकिन धरातल पर जब काम करना होता है, जब पंचायत के प्रतिनिधि को काम करना होता है, जब ब्लॉक पर बैठे हुए एक अफसर को काम करना होता है, जब जनपद पर बैठे हुए एक अफसर को काम करना होता है, वहां बड़ी विसंगतियां व्याप्त हैं। वहां कुछ भी जब बिना पहुंच के, बिना सोच सिफारिश के नहीं हो पा रहा है, तो चिंता की बात है कि क्या हम आजाद हैं। एक अधिकारी आ जाता है, वो भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी है, लेकिन अगर सुना गया कि किसी महंत संत की कृपा पर भी वो अधिकारी एक जनपद पर रुका रहता है, एक संत की कृपा हो गई, संत पहुंच वाले हैं, शासन सत्ता तक उनकी पहुंच है, भले उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया, लेकिन वो जनपद पर स्थायी रूप से बने रहते तमाम कमियों के बावजूद। और शर्मिंदा उस वक्त होना पड़ता है जब हमारे ही समाज के लोग एक भ्रष्ट अफसर को बार बार ईमानदार लिखते हैं। हमारे ही समाज में ऐसे युवा हैं, ऐसे ही पत्रकार भी बने हुए हैं, ऐसे ही लोग बने हुए हैं जिन्होंने अफसरशाही को अपना लिया है, जिन्होंने एक क्षणिक लाभ के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए अफसरों के इर्द गिर्द रह करके काम करने का काम किया है। ऐसे लोगों को सोचना होगा कि अगर आप वास्तव में विचारक हैं, अगर आप वास्तव में पत्रकार हैं, अगर आप वास्तव में लेखक हैं, तो फिर कृष्ण के उस मंत्र को महसूस करना होगा कि जिनके पास आप आए दिन जा रहे हैं, जिनकी परिक्रमा आप आए दिन कर रहे हैं, और जिनके पास उठ बैठ रहे हैं, आप उनसे मोहित हो चुके हैं। और जहां मोह है वहां धर्म युद्ध नहीं होता है। जिस अफसर के पास आप रोज बैठेंगे, जिसके कसीदे शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और जनता के मुद्दे वहां से गायब हो जाते हैं, निर्मूल हो जाते हैं, उनका कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। तो ये सोचना होगा, पत्रकारिता की एक बड़ी जिम्मेदारी है। पत्रकार दिवस हम मनाते हैं, कल आजादी का दिवस है, एक ऐसी आजादी जिसको वर्षों में प्राप्त की गई, तमाम क्रांतिकारी बलिदान हुए, कोई गर्म दल का था, कोई नर्म दल का था, लेकिन सबका ध्येय एक था, आजादी, और सभी की अपनी भूमिका थी। कोई यह कह दे कि हिंसा मात्र से आजादी आ गई है, तो यह भी एक बड़ा झूठ हो सकता है। कोई यह कह दे कि मात्र बलिदान से आजादी आ गई है, तो यह भी एक झूठ है, लेकिन बलिदान अपने आप में बहुत बड़ा होता है, कोई अपनी जान ऐसे ही नहीं दे देता है। तो हमें चिंतन इस ओर करना चाहिए कि आज़ादी के इस दौर में हमें महसूस करना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें। और जिस दिन जनता जाग गई, जिस दिन युवा जागरूक हो गया, सार्वभौमिक रूप से किसी एक दल विशेष के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए नहीं,
उस दिन आपको यह समझ में आने लगेगा कि दंगे कराने वाले लोग कौन हैं और दंगे प्रायोजित कैसे हो जाते हैं और हमारे आपके बीच में इतनी सारी समस्याओं का एक जाल क्यों बिछा हुआ है। क्योंकि अगर व्यक्तिगत रूप से सोचें तो प्रत्येक युवा के सामने आज कहीं ना कहीं महामारी के इस दौर में समस्या व्याप्त है। और मुझे लगता है कि एक गिलास में मैं चाय पीता हूँ, इस गिलास पर ही मुझे हल्की सी चाय का एक घूंट तो ले लेना चाहिए। आप सब भी चाय पी सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि चिंतन ईश्वर करना चाहिए कि अवसादग्रस्त युवा, मानसिक रूप से संक्रमित युवा क्या भारत की ऊर्जा हो सकता है। जो बार बार कहा जाता है कि युवा भारत, लेकिन उस युवा भारत में अगर गांव के युवा की क्या भूमिका है, ये आप यही देख लें कि ग्रामीण युवा जो है उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या चिंतन है। गांव में तो आज के समय में संवाद हो ही नहीं पाता है। कुछ लोग अपना टीवी देख लेते होंगे, डिबेट देख लेते होंगे। वह डिबेट कैसी होती हैं यह सभी को पता है। उनमें आपस में कैसे जंग लड़ी जाती है, कैसे अपशब्द बोले जाते हैं, कैसे हम शब्दों की मर्यादा को लांघ करके अपशब्दों का आलिंगन कर चुके हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। संक्रमण वहां से भी फैल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप भारत के गांव देख लें, भारत के युवाओं का मानसिक स्तर देख लें तो आपको शर्म आ जाएगी कि क्या ये आपके देश का युवा है, क्या ये आज़ाद भारत का युवा है, क्या वह आज़ाद हुआ है, क्या वह सामाजिक रूप से आज़ाद है, या फिर वो परिवार में आज़ाद है, या वो अपने विचारों को ओजस्वी तरीके से रख सकता है। ये चिंतन की बात है। और चूंकि बहुत कुछ बोलना उचित नहीं होगा तो मैं इस सवाल के साथ ही छोड़ रहा हूं कि अगर आप भारतीय हैं तो शोएब जमई जैसे लोगों पर सवाल खड़ा करिए जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर लिखा है। समझ लीजिए कि वह व्यक्ति पूरी तरह से मानसिक रूप से संक्रमित है। यह व्यक्ति कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए खतरनाक है। अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ईद मुबारक लिखना कोई आवश्यक कदम नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार की सोची समझी एक रणनीति हो सकती है। यह एक प्रकार की बहुत बड़ी हरकत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का हमारा अपना सम्मान है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हम नागरिक हैं, तो फिर राष्ट्रीय ध्वज पर किसी धर्म विशेष के त्योहार की शुभकामनाएं होना पूर्णतया असंवैधानिक है प्रथम दृष्टया में। और हम सबको लगातार सरकार से मांग करनी चाहिए। और यह मेरा संवाद भी आज़ादी की पूर्व संध्या पर सरकार से संवाद है, समाज से संवाद है, आप सभी श्रोताओं से संवाद है जिन्होंने मेरी स्पीच को सुना है। आप सभी से आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भी आप सरकार तक इस आवाज़ को पहुंचाइए कि शोएब जमई पर संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। और ये सुनिश्चित हो कि भविष्य में कोई भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ ऐसा खिलवाड़ न कर सके, ऐसा दुस्साहस न कर सके। ये दुस्साहस शोएब जमई को पता चलना चाहिए और जेल की सलाखों पर उन्हें ऐसे लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने ध्वज के लिए, इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए और धर्मनिरपेक्षता के लिए जो संघर्ष किया है, जिस भारत को हमने अपनाया है, वो भारत हमारा है। किसी धर्म विशेष के त्योहार को लिखा जाना, उसकी मुबारकबाद लिखा जाना पूर्णतः असंवैधानिक साफ साफ नजर आता है। और इस असंवैधानिक कृत्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ को साझा करना चाहिए और इसे साझा करके ताकि ये सरकार तक पहुंच सके, कानून तक पहुंच सके। और मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से, भारत के कानून से आग्रह करता हूं कि शोएब जमई जैसे व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग के साथ आज़ादी की पूर्व संध्या में एक मांग रख रहा हूं और मुझे आशा है कि आज़ादी की सुबह तक यह मांग मान लेनी जानी चाहिए। आप सभी से भी आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। जय हिंद, जय भारत, आज़ादी शुभ हो। और आशा करता हूं कि आगे हम भविष्य में एक सामाजिक आज़ादी को और प्रशासनिक स्तर की आज़ादी को और भारत के अंदर की आज़ादी को भी हम महसूस करेंगे और जीवन की आज़ादी को भी हम महसूस करेंगे। ये आज़ादी पर चर्चा होना आवश्यक है कि आज़ादी है क्या। अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाना वह सिर्फ एक संवैधानिक आज़ादी है, वह एक लोकतांत्रिक आज़ादी है। अभी समाज में प्रशासन से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, कमीशनखोरी से आज़ादी और जो हमारे अधिकारों का हनन होता है उससे भी आज़ादी चाहिए है। इन सभी प्रश्नों के साथ, इन सभी सवालों के साथ मैं